ये बात क्रिसमस से 24 दिन पहले की है, जब कॉर्वी नाम के एक पहाड़ पर सब जीरो नाम की एक अमेरिकन कंपनी चुपके से ड्रिलिंग ऑपरेशन चला रही थी। कंपनी के एक आदमी मिस्टर ग्रीन ने अपने बॉस राइली को बताया कि उन्हें जमीन के लगभग 400 मीटर नीचे लकड़ी का बुरादा मिला है। इतनी गहराई में इतनी बड़ी मात्रा में बुरादा मिलना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। ये बात सुनकर राइली बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो इस चीज की तलाश में था। उसने बताया कि पुराने जमाने में बर्फ को लंबे समय तक सही रखने के लिए लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कॉर्वी कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कुदरती फ्रीजर है। इसके नीचे जरूर सदियों से कुछ न कुछ छुपा हुआ है। और राइली को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि उसके अंदर क्या है। वहीं थोड़ी दूर दो लोकल लड़के पीटर और जूसो कुछ क्रेट्स के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। जूसो को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी, इसीलिए वो राइली की हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ ही देर बाद राइली ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि उसका बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है। उसके मुताबिक कॉर्वी पहाड़ एक कब्र है, जिसे हजारों साल पहले यहाँ के लोगों ने बनाया था, और उसके अंदर असली सेंटा क्लॉज कैद है। वो मुस्कुराता हुआ तोहफे बांटने वाला बुढ़ा नहीं, बल्कि असली सेंटा। अब राइली ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि क्रिसमस से पहले उनके पास सिर्फ 24 दिन है। हर हाल में उन्हें ये पहाड़ खोदना है। जरूरत पड़ने पर तुम बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुनकर पीटर और जूसो घबरा गए। दोनों तुरंत एक कटी हुई फेंस के हिस्से से बाहर निकल गए, जो उन्होंने पहले से बना रखी थी। घर लौटते वक्त पीटर काफी डरा हुआ था, लेकिन जूसो हंसने लगा। उसका कहना था कि सैंटा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो सैंटा हर साल बच्चों से मिलने आता है, वो बस गाँव का ही एक आदमी है जो कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन पीटर को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उस रात उसने सैंटा से जुड़ी पुरानी किताबें निकाली और उन्हें पढ़ना शुरू किया। तब उसके सामने सैंटा की एक बहुत ही डरावनी कहानी आई। उस कहानी में सैंटा के सर पर सींग थे और वो बर्फ में नंगे पैर चलता था, हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर। ये सैंटा शरारती बच्चों को तोहफे नहीं, सजा देता था। उस दिन के बाद से पीटर के लिए क्रिसमस किसी जादू या खुशी का त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक दिन बन गया। फिर लगभग 3 हफ्ते बीत गए और आखिरकार क्रिसमस की रात आ गई। सुबह सुबह पीटर के पिता राउनो ने अपने घर के पास भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे के अंदर लकड़ी के नुकीले खंबे लगाए गए थे। फिर उसने उसे लकड़ियों और बर्फ से ढक दिया और ऊपर चारे के लिए सुअर का कटा हुआ सर लटका दिया। इसके बाद राउनो ने पीटर को उठाने के लिए उसकी खिड़की पर बर्फ के गोले मारे, लेकिन पीटर बेचारा वैसे ही पूरी रात से सो नहीं पाया था। उसका कमरा सैंटा से जुड़ी किताबों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो एकदम सन्न रह गया। उसकी खिड़की के पास छत पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। तभी घबराया हुआ पीटर कसाई खाने में अपने पिता के पास गया। वहाँ हर तरफ मांस पड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने घबराते हुए राउनो से पूछा कि क्या वो सुबह छत पर गए थे, जिस पर उसके पिता ने ना में जवाब दिया। उसने पीटर से कहा कि वो फालतू की बातें सोचना बंद करे, क्योंकि अब रेनडियर इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर बाद राउनो और पीटर बाकी के रेनडियर चराने वालों से मिले। उनमें जूसो, उसके पिता एमो और पाइपर भी शामिल थे। निकलने से पहले राउनो ने पीटर को एक लोडेड बंदूक दे दी। उसका कहना था कि पहाड़ पर हो रहे धमाकों की वजह से हो सकता है भेड़िए इस तरफ आ जाएं। फिर रास्ते में पीटर ने जूसो को बताया कि पिछली रात सैंटा उसकी खिड़की के बाहर आया था, लेकिन जूसो ने उसकी बात को एक डरावनी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग रेनडियर के झुंड का इंतजार करने लगे। उनके लिए वो रेनडियर उनकी रोजी रोटी थे। वही उन्हें पैसे दिलाते थे और उन्हीं के सहारे वो पूरी सर्दी गुजारते थे। लेकिन इस बार पूरे झुंड की जगह सिर्फ 2 छोटे रेनडियर नजर आए। ये देखते ही वो सभी तुरंत अपनी स्नोमोबाइल्स लेकर उनकी तलाश में निकल पड़े। मगर कोर्वी पहाड़ के पास लगी फेंस के पास पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पूरा रेनडियर का झुंड बर्फ पर मरा पड़ा था। एक ही रात में उनका सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। उनका लगभग 85,000 यूरो का नुकसान हुआ था। इतना कि कई परिवार तो बर्बादी के किनारे पर आ गए थे। शुरू में सबको लगा कि ये काम भेड़ियों का था, लेकिन तभी उनकी नजर फेंस के उस सुराग पर पड़ी, जो असल में पहले पीटर और जूसो ने बनाया था। ये देखते ही जूसो ने धीरे से पीटर को चुप रहने का इशारा किया। वो जानता था कि अगर सबको पता चल गया कि वो दोनों बच्चे पहाड़ तक गए थे, तो उनकी खैर नहीं। अब राउनो और बाकी लोग सोचने लगे कि शायद ये उन्हीं अमेरिकन वर्कर्स ने किया होगा, या फिर हो सकता है कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और फिर उन्होंने जानबूझकर बदला लिया है। लेकिन तभी पीटर की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बाकी लोगों ने देखा ही नहीं। एक मरे हुए रेनडियर के नीचे उसे बर्फ में नंगे पैरों के निशान मिले, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। अब पीटर को पूरा यकीन हो गया कि ये जो कुछ है कॉर्वी पहाड़ के नीचे से आया है, वो कोई भेड़िया नहीं था। गुस्से से भरे राउनो ने फैसला किया कि वो सीधा ड्रिलिंग साइट पर जाकर जवाब मांगेगा। फिर वो और बाकी हर्डर्स बंदूक लेकर जबरदस्ती गेट के अंदर घुस गए और स्नो मोबाइल्स पर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा कैंप सुनसान पड़ा था। ऑफिस खाली था, सारा सामान वहीं छोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे राइली और उसकी टीम बहुत जल्दी में वहां से भाग गई हो। फिर ऑफिस के अंदर पीटर की नजर एक डायग्राम पर पड़ी। उस डायग्राम में पहाड़ के अंदर बनी एक बड़ी कब्र का नक्शा बना हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि वो लोग माइनिंग
माइनिंग या रिसर्च नहीं कर रहे, उन्होंने तो उस कब्र को खोल दिया था। बाहर निकलते ही सब लोग कॉर्वी पहाड़ में हुए उस बड़े गड्ढे के पास जाकर खड़े हो गए। राउनो ने उसकी गहराई देखने के लिए एक फ्लेयर उस अंधेरे गड्ढे में फेंका, लेकिन वो गड्ढा इतना गहरा था कि उस फ्लेयर की रोशनी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाई। इतना तो साफ था कि उस पहाड़ के नीचे जो कुछ भी कैद था वो बहुत बड़ा है और अब वो वहां पर था भी नहीं।